पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसे को लेकर बड़ी खबर है। रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर और पीछे से आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी है, जिसकी तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है, जहां देखिए 3 बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बीच 5 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की भी खबर है। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे की लगातार तस्वीर आपके सामने है। न्यू जलपाईगुड़ी में कैसे हुआ ये रेल हादसा और इस वक्त की स्थिति क्या है, इस बारे में एक जानकारी आगे आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से अभी फिलहाल इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि 3 बोगियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जहां आपको बता दें कि पीछे से एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि इस ट्रेन हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस बाबत जानकारी साझा की है और बताया गया है किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 25 से 30 लोग घायल। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5, अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, RPF भी आगे है, हम लोग लोकल PS से आगे है। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। We have already rescued them with their luggages এবং এখানে हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके NJP तक लेके जा रहे हैं। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख जताया और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। NDRF SDRF की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरीके से इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है उस बारे में एक जानकारी भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से NDRF और SDRF की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। 5 लोगों की मौत की खबर है, 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और इधर ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी खबर आपके सामने, मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं, मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर की तस्वीर आपके सामने है। मालगाड़ी ने 2 बोगियों को टक्कर मारी है, जिसके बाद कुछ इस तरीके की भयावह तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है। शायद 1-2 जो है डेथ बॉडी मैंने अभी देखा है। सुबह से अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है, अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बॉगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया। अभी मेरे बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी आया ट्रीटमेंट करने के लिए। ये हादसा हुआ कैसे, एनिमेशन के जरिए भी आपको इस हादसे के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि बड़ी खबर ये आई कि एक्सप्रेस ट्रेन पर पीछे से आकर
पीछे से आते ही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी और ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो आगे इसी ट्रैक पर थी लेकिन पीछे से सिग्नल तोड़ते हुए, सोर्सेस के हवाले से हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा और तेज रफ्तार मालगाड़ी ने आकर इसे टक्कर मार दी और यही वजह है कि जो 3 बोगियां हैं वो डीरेल हो गई, जिसमें 5 लोगों की आपको बता दें मौत की खबर है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयावह हादसा पेश आया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीआरएफ और 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई हैं। रेलवे वॉर रूम में इमरजेंसी बैठक इस बीच जारी है। रेलवे वॉर रूम में मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं, तो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं रेल मंत्री भी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनडीआरएफ और साथ ही साथ 15 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि जल्द से जल्द घायलों तक मदद पहुंचाई जा सके। ये बड़ा हादसा पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में पेश आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जानकारी मिल रही है कि सिग्नल तोड़कर जो मालगाड़ी है उसने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मारी है। कुमार कुंदन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुंदन, इस वक्त क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है इस पूरे हादसे पर? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो मृतकों की संख्या है, जो रेलवे की तरफ से पहले 2 बताई जा रही थी, अब वह 5 हो गई है। जहां तक घायलों की बात है तो एक अच्छी बात यह है कि जितने भी घायल उस जगह पे मौजूद थे उनको वहां से ट्रांसपोर्ट कर लिया गया है और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी में है, सिलीगुड़ी में है, माफ़ी चाहूँगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलीगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिमा ये हादसा हुआ है। तो एक अच्छी बात ये रही कि मौका वारदात पे बहुत जल्दी प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँच चुका है। पास में उन्होंने एक लोकल, एक तरह से कह सकते हैं, ट्रीटमेंट रूम भी बनाया है। एक मदरसा है, उसको उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट रूम की तरफ से रखा है, क्योंकि वहाँ पे एडवांस एम्बुलेंस और तमाम तरह की चीज़ें हैं। जो माइनर इंजरीज है उसको वहीं पे ठीक किया जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। इन सब के बीच सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उस ट्रैक को सबसे जल्दी दुरुस्त किया जाए और उस ट्रैक को खाली किया जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है जो कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो ऐसे में उस पूरे इलाके को सामरिक दृष्टि और तमाम तरह की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। दूसरी बात है कि अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या मानवीय भूल थी या फिर कोई टेक्निकल एरर था। ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेलवे ने एक चीज कंफर्म कर दी है कि सिग्नल को ओवरशूट करके मालगाड़ी जो है वो कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी है। तो इसका मतलब है कि 2 बातें हो सकती है, या तो ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा या फिर क्या ऐसा हुआ, ये बात जानने की कोशिश की जा रही है। तीसरी जो प्राथमिकता यह भी है कि फिलहाल 2 बॉगी पिछले, एक पार्सल बॉगी और दूसरा गार्ड बॉगी, वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं। उसके बाद जो तीसरी बॉगी है, जो जनरल बॉगी है, उस बॉगी में भी नुकसान हुआ है। तो आगे के जितने भी बाकी बचे हुए बॉगीज हैं उसको, उस ट्रेन को आगे पास आउट किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। और 8:45 पे हादसा हुआ है, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। तो कोशिश ये की जा रही है कि चीजों को सामान्य किया जाए। इस पूरे घटना के बीच रेल मंत्री खुद जो है वो वॉर रूम में पूरी मीटिंग ले रहे हैं इस इंसिडेंट को लेकर। उन्होंने ट्वीट भी किया है और रेलवे के आला अधिकारी भी जानकारी जुटाने और जान माल का नुकसान को और कम करने में लगे हैं। नजर बनाए रखें कुंदन, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में अयोध्या विवाद को लेकर नए बदलाव किए गए हैं। संशोधित किताब में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है, इसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं, जिसे लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कई लोग इसे एनसीईआरटी का भगवाकरण भी बता रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी का अपना तर्क है। एनसीईआरटी डायरेक्टर के मुताबिक बच्चों को हिंसा और नफरत की पढ़ाई क्यों करानी चाहिए, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे बदलावों पर जरूर बड़ी बातचीत हम करने वाले हैं। सुरभि, तो बता दें, एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है उसमें साफ तौर पर भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि एनसीईआरटी की ये जो कोशिश है ये भगवाकरण का कहीं ना कहीं कोशिश नजर आती है। एनसीईआरटी में बाबरी को बाहर कर दिया गया है, यानी बाबरी का जिक्र नहीं किया गया है और इसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है, जिसको लेकर कुल मिलाकर विवाद हो रहा है। सुरभि, बिल्कुल, पहले क्या था, अब क्या बदलाव हुए हैं? खास मेहमानों से चर्चा से पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का पहले नाम लिया गया,
जिक्र किया गया। अब यही बदलाव होते हुए 3 गुंबद वाला ढांचा इसे बताया गया है। हालांकि इसको देखते हुए किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है प्रतिमा, क्योंकि ये बदलाव अब कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े भी कर बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, अयोध्या विवाद को लेकर 12वीं की किताब में एनसीईआरटी की जो बदलाव है उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहले बाबरी मस्जिद नाम मेंशन था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके तहत इसी को कहा जा रहा है 3 गुंबद वाला ढांचा। इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए जानकारी, पहले क्या था, 1528 में बनी मस्जिद, अब लिखा जा रहा है बदलाव के बाद राम जन्मभूमि पर ढांचा बना। हालांकि मीर बाकी ने निर्माण करवाया। अब ढांचे में कई हिंदू चिन्ह थे, ये बदलाव के तौर पर बात सामने आ रही है। और महत्वपूर्ण ये कि पहले इस बात का जिक्र था कि 4 पेज का ये पूरा अध्याय था, लेकिन अब ये अध्याय बदलाव के बाद महज 2 पेज का बताया। साथ ही साथ पहले अखबारों की कटिंग थी जिसमें इस पूरे प्रकरण की चर्चा की गई थी, और अब कटिंग्स को हटा दिया गया है जिसमें पुराने पेपर्स में क्या कुछ लिखा गया था साफ तौर पर अयोध्या विवाद को लेकर, उसकी कटिंग्स को अब हटा दिया गया। हालांकि कल्याण सरकार को हटाने की बात पहले इसमें कही गई थी, लेकिन अब बर्खास्तगी का इसमें किसी तरीके का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। तो पहले और अब में हुए बदलाव के तहत ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। प्रतिमा, इसके अलावा ताला खोलने के बाद सांप्रदायिक तनाव का जिक्र पहले सिलेबस में था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद फैसले के बाद महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र किया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव का जिक्र हटा दिया गया। इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से पहले आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का भी इसमें जिक्र था, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके मुताबिक यात्रा का इसमें कोई जिक्र अब है ही नहीं। हालांकि अयोध्या को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने घटनाक्रम पर खेद जताया था, पहले इस बात का जिक्र था, लेकिन अब हुए बदलाव में खेद जताने वाली बात का कोई जिक्र इसमें है ही नहीं। तो कई सारे बदलाव किए गए हैं और उसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, बाबरी मस्जिद का इतिहास पहले था सिलेबस का हिस्सा, लेकिन जब बदलाव हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसमें शामिल कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या को लेकर वर्डिक्ट क्या था, उसका जिक्र खास तौर पर किया गया है। अब बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद थी वो विवादित ढांचा था, वहाँ पर पिछले कई 100 साल में नमाज नहीं पढ़ी गई, तो उसको उन्होंने ठीक किया है कि उसकी जानकारी, ताकि बच्चों को ठीक मिले कि वह मस्जिद नहीं थी, एक विवादित ढांचा था, एक 3 गुंबद थे जो कि विवादित थे। इसकी जानकारी बच्चों को ठीक जाए और ठीक इतिहास बच्चों को पता लगे, ये स्वागत योग्य कदम है। इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा बहुत विश्वस्त लोगों के जरिए होना चाहिए और पूरे गंभीरता से होना चाहिए, पूरे प्रामाणिकता से होना चाहिए। अगर पूरी प्रामाणिकता से इतिहास का लेखन नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है और वो देश के इतिहास को समझने में गलती कराता है। चलिए चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। जो बदलाव इसमें हुए हैं उसी के आधार पर चर्चा भी करेंगे। इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवजिनेश अवस्थी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही प्रोफेसर दिनेश वाष्णवे सीपीआई के नेता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही सबसे पहले अवस्थी सर आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, ये जो बदलाव हैं आखिर ये क्यों अब सवालों के घेरे में है, इसी से मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो एक बार फिर से यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन बदलावों को लेकर सवाल क्यों? देखिए, एक बात, जो सवाल कर रहे हैं, सवाल क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो सवाल करने वाले देंगे, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, जो कहा कि तथ्यों को सामने रखना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ी को हर तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। कुतुब मीनार के सामने एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके ये मीनार बनाएगी, लिखा होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। अखबार की कटिंग का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अखबार की कटिंग भी होनी चाहिए। उस समय के अगर अखबार देखेंगे अगर आप 1990 और 92 के, तो जिसमें लिखा हुआ आज अखबार में कि राम भक्तों के खून से सरयू लाल हो गई, डाले ना, फिर ये लोग उसमें क्वेश्चन उठाएंगे कि ये क्यों। तो अखबार की कटिंग हो, ठीक है, या तथ्य हो, इसको किसी से छुपाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े साफ तरीके से बताना चाहिए कि भारतवर्ष पर मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने, चंगेज खान ने, इन लोगों ने लगातार भारत पर आक्रमण किए, आक्रांता हुए, और यहाँ पर न सिर्फ ये हुआ बल्कि मुगल वंश में गुरु अर्जुन देव जी को, जो सिखों के गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, उनको उनके साथ जो व्यवहार किया गया, गरम तवे पर बिठाया गया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा गया, जिसका प्रमाण आज शीशगंज साहब और गुरुद्वारा रकाबगंज है। हमारे छोटे साहबजादों को जिंदा
चिनवा दिया गया औरंगजेब द्वारा दीवार में, इन सब का जिक्र होना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि इस भारतवर्ष ने क्या क्या सहा है, यहाँ की हिंदू जनता ने विदेशी आक्रांताओं के से क्या क्या अत्याचार सहे, इसका मालूम होना चाहिए। नहीं अवस्थी सर, आपकी इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि इतिहास कैसा भी हो वो सभी को जानना चाहिए। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बदलाव की जरूरत क्या थी। अब तक अगर सिलेबस में बाबरी का जिक्र था तो उसे हटाने का क्या मतलब था, और ऐसे कई और बदलाव है जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से अवनिजेश जी कह रहे हैं कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं पढ़ाई गई, और ये आरोप आप लोगों पर अक्सर लगते आए हैं कि आप लोगों की विचारधारा से प्रभावित रहा है इतिहास और उसको अपने हिसाब से लिखा गया, अपने हिसाब से पढ़ाया गया। प्रतिमा जी, सुरभि जी, अब ये कुछ भी आरोप लगाते रहे, हमारे हिसाब से कैसे लिखा गया इतिहास मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों का, हजारों साल का इतिहास है, सबको पता है। इन्होंने गुरु जी का सबका दिया, रकाबगंज का, शीशगंज का हवाला तो इन्होंने पढ़ाई है ना, जब भी तो इनको पता है। नहीं क्या पता था इनको? ये कोई 10 साल 200 साल पहले थोड़ी पैदा हो गए, 1000 साल पहले थोड़ी पैदा हो गए। सब सारा इतिहास पढ़ा है, सबको पता है कि मुगल जो थे बाहर से आए थे, सबको पता है ये चीजें। हूण आए थे, सब आए थे, सारी चीजें पढ़ी है बचपन में, हमने भी पढ़ी है, सब पढ़ रहे हैं। और बीच सेशन में ये बदलाव क्यों किया जाए? ये एक सिंबॉलिक हिंदुइज्म दिखाना चाह रहे हैं कि सिंबॉलिक हिंदुइज्म है इनका, और ये ऐसी बातें करना चाह रहे हैं। भाई बाबरी मस्जिद नाम था तो क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखने दो, पता लगे बच्चों को बाबरी की मस्जिद थी, उसको बाद में हटाई गई और फिर मंदिर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। जब आप ऊपर सुपरफिशियल बातें बता रहे हो तो डिटेल भी पढ़ने दो बच्चों को, तो पढ़ेंगे। आपके बदलाव करने से, स्टेशन के नाम बदलने से या कोई और नाम बदलने से कोई हिस्ट्री तो बदल नहीं सकती, इतिहास तो बदल नहीं पाएगा। तो अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता आंदोलन को क्या बताएगा? वो कुछ भी बताते रहे, स्वतंत्रता आंदोलन तो वही रहेगा जो भारत का हुआ, ज्वाइंट इंडिया का था, हिंदुस्तान का था। तो ऐसी चीजें बदलाव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली एक सिंबोलिज्म अपना दिखाना चाह रहे हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एनसीईआरटी सबसे मैंने पढ़ी है बचपन में एनसीईआरटी की किताबें, लेकिन एनसीईआरटी की जो किताबें उसमें कमेटी होती है, वो सिफारिश करती है। उसने जो सिफारिश करी बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है? आपको जो चीज विवादित थी या कोई जहाँ हिंसा हुई या कुछ हुई तो उसको आप बच्चों को पढ़ाई करो, तो पढ़ लेंगे, दूसरे जगह रेफरेंस लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सिंबोलिज्म करना चाह रहे हैं हिंदुइज्म का, वो चीजें उसको आप पॉलिटिकल साइंस की बात है तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज जी। आप मैं बता रहा हूँ स्टेशनों के नाम बदल दिए, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? आपको जितनी भी चीजें हैं पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितनी भी हिस्ट्री है मैंने भी बचपन से पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए ये छोटी बातें करने से, सुपरफिशियल बातें करने से कुछ होना जाना नहीं है। ये क्योंकि वोटों में आ गए। सर, आई जस्ट कम बैक टू यू, क्योंकि 3 बदलाव, नई किताब में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश को लेकर भी ये जानकारी है कि आखिर किस तरीके से अभी 3 बातें जो हटाई गई हैं। 24 अक्टूबर 1994 को दिए फैसले की कुछ टिप्पणी, साथ ही कल्याण सिंह अवमानना का दोषी ठहराए गए थे और 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश के बारे में फिलहाल प्रतिमा। लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण बातें हटाई गई उसकी एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी का जो खेद था उसको भी हटाया गया है। कोर्ट के आदेश पर ताला खोलने की डिटेल जानकारी की जो बात है उसे भी हटाया गया। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव, आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का जिक्र पहले था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही साथ जनवरी 1993 की हिंसा के बाद बीजेपी ने जो खेद व्यक्त किया था, इसे गलती माना था, उसे भी हटाया गया। हालांकि इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि अखबारों की कटिंग का जो हमने यहां पर जिक्र किया, आपको बता दें 7 दिसंबर के लेख में कल्याण सिंह की बर्खास्तगी, साथ ही 13 दिसंबर के लेख में अटल बिहारी वाजपेयी का बयान और अयोध्या बीजेपी का सबसे खराब फैसला, ये मुख्य बातें जो नई किताब में बदलाव हुए हैं, जो हटाई गई हैं, वो फिलहाल जानकारी प्रतिमा सामने आई। बिल्कुल वार्ष्णेय सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर समय समय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो पहले की हिस्ट्री थी, किताबों में पढ़ाई जा रही थी, वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थी, इसीलिए मुगलों के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। दक्षिण के राजाओं का जिक्र नहीं किया गया, चोलास के बारे में उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं पढ़ाया गया जितना पढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन अब कुल मिलाकर जो ये नए बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, और उस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर कहते हैं कि हम दंगों के बारे में क्यों पढ़ाएं, ये तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूँ, ये देश की जनता को जानना भी चाहिए टीवी 9 के जरिए। पहला ये कि बीजेपी आरएसएस हिंदू महासभा अपनी 1925 की स्थापना के तहत से आज तक इतिहास के उन औजारों को नहीं मानती जो वैज्ञानिक औजार हैं, जैसे कि पुरातत्व का औजार, न्यूमिस्मेटिक्स का औजार, सिक्कों के आधार पर इतिहास, अभिलेखों के आधार पर इतिहास,
पुस्तकों के आधार पे इतिहास, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसके आधार पे इतिहास, ये इतिहास मानते हैं हिंदू के आधार पे। जबकि ये हिंदू धर्म कब आया, कब ये हिंदू शब्द आया, ये बहुत बाद की बात है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में। दूसरा ये कि ये इसलिए डरते हैं 3 डोम वाले स्ट्रक्चर को, ये जो कह रहे हैं 3 गुम्बद वाला ढांचा, जरा पूरे भारत में जितनी भी मध्यकालीन मस्जिदें हैं या और बाद की बनी मस्जिदें, बिना 3 डोम वाली मस्जिदें दिखा दें। ये हर मस्जिद 3 डोम वाली है। चलो पूरे भारत में हर शहर में दिखा दूंगा मैं आपको। गांवों में भी जो मस्जिदें बन रही हैं वो 3 डोम वाली हैं। इनको किसने कहा कि ये इतिहास में ऐसा बदलाव करेंगे जो बेवकूफाना हो लगे। ये चाहते ही नहीं है कि जो अडवाणी जी ने यात्रा निकाली और एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मस्जिद गिराना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट के न्याय में भी लिखा है कि ये गैर कानूनी था, लिखे ना, फिर वहां गैर कानूनी था। अगर बदलना ही है तो वहां पे ये लिखें कि ढांचा गिराना गैर कानूनी था। ये भी तो लिखेंगे ना भारत के संविधान और इतिहास के हिसाब से। ये कंपोजिट हिस्ट्री के खिलाफ हैं, देश की संयुक्त इतिहास के खिलाफ हैं, और आज से नहीं है, तभी से। क्या ये बताएंगे नहीं कि जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां श्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो वर्तमान प्रधानमंत्री। ये बताएंगे नहीं कि तत्कालीन वहां के होम मिनिस्टर, वर्तमान होम मिनिस्टर भारत के हैं, वो थे वहां पे। अरे क्यों आप छुपा रहे हो? आपको बताना, कब तक छुपाओगे आप? झूठ बोल के इतिहास सर, मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल का जवाब। अच्छा, इन्होंने बदलाव किया ना। अब देखिए इतिहास में, एक मिनट और एक बात और सुन लीजिए। जहां तक बात ये करते हैं कि साहब दक्षिण के राजा नहीं पढ़ाए, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में, भारतीय यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में नीलकंठ शास्त्री की दक्षिण भारत का इतिहास प्रिस्क्राइब्ड बुक है, भारत की आजादी से लेके अब तक जी, और उससे बढ़िया किताब दक्षिण भारत का है नहीं कोई इतिहास में। ठीक है, लेकिन अभी जो बदलाव हुए हैं उस पर एनसीईआरटी की सफाई को लेकर एक अपडेट देना चाहूंगी। उसके बाद अवस्थी सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया कि तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बदलावों के बारे में अभी हम जानकारी आपको दे रहे थे, अब एनसीईआरटी की तरफ से भी जो सफाई इस पूरे मामले पर दी गई है, उसी के तहत आपको बता दें, एनसीईआरटी कह रहा है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ है और तथ्यों और सच पर आधारित ही ये बदलाव है। तो देखिए, अयोध्या चैप्टर में बदलाव को लेकर ये तमाम तरह का विवाद हो रहा है। एनसीईआरटी की इस पर जो सफाई आई है वो आपको बता दें, हमें स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। इसके अलावा क्या छात्रों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो आक्रामक हो जाएं, ये बात कही गई है एनसीईआरटी के डायरेक्टर की तरफ से। क्या हम अपने समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हो? हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि वायलेंट और डिप्रेस्ड। इसके अलावा कहा गया है कि नफरत और हिंसा किताबों का फोकस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब वो बड़े हो जाएंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है, यह भी कही गई है बात। इसके अलावा एनसीईआरटी के सिलेबस के भगवाकरण की कोई कोशिश नहीं है। साथ ही कहा गया कि सभी बदलाव साक्ष्य और तथ्यों की जानकारी देने के लिए है। और इसके अलावा कहा गया है कि अगर कुछ अप्रासंगिक हो जाए तो उसे बदलना होगा। अवस्थी सर, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, जिस तरीके की यहाँ पर बातें यहाँ पर कही गई हैं, ये बताते हुए कि भगवाकरण की कोशिश नहीं हुई है, हम दंगों के बारे में नहीं पढ़ाना चाहते, तो ऐसे तो फिर इंडिया के पार्टीशन के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी दंगों का दंश झेला गया था, उससे भी बच्चे आक्रामक हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो भी जैसा भी हुआ है वो ज्यों का त्यों पढ़ाया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में उसमें एक इस तरीके की बात जरूर हो जिसमें उससे आक्रामकता पैदा ना हो, बल्कि बच्चों को ये लगे कि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। वार्ष्णेय जी कह रहे थे कि हम पुरातत्व से और खुदाई से और अभिलेखों से, मैंने तो अभिलेखों की बात की, कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है। मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये, और मस्जिद, बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है उसमें, मस्जिद जन्म स्थान है। सरकारी कागजों में उस जगह का स्थान मस्जिद जन्म स्थान है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो मस्जिद जन्म स्थान कहलाई जाती थी। इन्होंने बाबरी 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 कह के करना शुरू कर दिया, लेकिन कागजों में तो मस्जिद जन्म स्थान है। और मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कि पढ़ाया जाना चाहिए कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की फौज की बजाय चीन की फौज को रक्तदान किया, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया, भारत की फौज को खून देने से मना कर दिया। ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है कि ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भैया, मैं बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। पोल खुल गई तो पोल खुलने लगी तो बोलने लगे।
एक एक करके अपनी बात रखिए। वार्षिणी जी आपके पास आएंगे, ठीक है अवस्थी सर, जल्दी अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज, एक एक करके बात करें। में दंगे किसने करवाए? भारतीय आजादी के आंदोलन में दंगे कौन कराता था? बुद्धदेव दास गुप्ता ने वहां पर पश्चिम बंगाल में हिंसा में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरीके से केरल में, त्रिपुरा में और पश्चिम बंगाल में वहां पे राजनीतिक हत्याएं हुई। ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे कोई नफरत नहीं, बल्कि ये बात पैदा होगी कि हाँ किस तरीके से एक पार्टी, एक राज्य जो लोकतंत्र की बात करती है और लोकतंत्र में हत्याओं की राजनीति करती है, ये बच्चों आप को दोनों मालूम होना प्रोफेसर हैं, चाहिए। आप प्लीज हमारे दर्शकों को ये भी फिर समझा दीजिए ना कि आखिर किस लिहाज से, अवस्थी सर आप ही से ये सवाल कर लेती हूँ, आखिर किस लिहाज से हमने पहले हुए बदलावों का भी यहाँ पर हर बार जिक्र किया है, जहां हमने देखे कि चाहे मुगल राजाओं का जिक्र हो या एक पीरियोडिक टाइम ऐसा हो, यहाँ तक कि इमरजेंसी के हालात हो, हर चीज में टाइम टू टाइम फिर बदलाव तो किए गए हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बदलाव किए गए ना। यहाँ पे तो भगत सिंह को आतंकवादी लिखा हुआ था, समूचे सारे के सारे जाट समुदाय को लुटेरा कहा गया था, गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा कहा गया था। तो बदलना जरूरी है ना। मैं तो हैरत होती है कि जिसने ये लिखा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में ये छपा हुआ था। प्रोफेसर दिनेश इस बात का जवाब दीजिए। दल के इतिहास को पढ़ाया गया है बकायदा, कहीं पे उसको आतंकवादी नहीं कहा गया। हिस्टोरिकल बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में कहीं पे आतंकवादी नहीं किया गया है। पर्टिकुलर राइटर ने लिखा हो तो लिखा हो, वहाँ पे हाँ देखा, वो राइटर कौन था? इतिहास को तोड़ मरोड़ के विपिन चंद्र, चाहे पहला हो चाहे अब हो, बताइए ना वो कौन था? आप तो उसको इतिहास अच्छा इतिहासकार मानते हैं ना, जिसने लिखा। गायत्री है, तुम देश भैया को सुरभि जी पूछिए ना इनसे कि जिसने लिखा वो इतिहासकार कौन था? मुंह पे चपेट मारी है, अभी चुनावों में हारे हो तब भी तुम्हारे अरे मतलब आप लोग निजी मत हो जाइए। देखिए कहाँ चर्चा हो रही है और कहाँ आप लोग लेकर जा रहे हैं। मैं नहीं, ये बातें ठीक नहीं है, इस तरीके से ना कीजिए प्लीज। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें। मैं वरुण जी का रुख करना चाहूंगी। वरुण जी यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर सवाल यह है कि ये बात आपको लेकर भी कही जाती है, जब आप लोग थे तब भी कई तरह के बदलाव सिलेबस में हुए, अभी भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों का स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि किताबों में इतिहास को जैसा था वैसा ही बताना चाहिए। अपने अपने चश्मे से इतिहास को ना दिखाया जाए, ना पढ़ाया जाए, ना बताया जाए, क्योंकि जो चीजें आप किताबों से हटा रहे हैं वो इंटरनेट पर तो अवेलेबल है ना। और वहां जाकर जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो अनफिल्टर्ड होगा सर, अपने हिसाब से ग्रास्प करेंगे, वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तो टीचर, एक कंडीशनिंग टीचर की होती है कि किस तरीके से आप किसी चीज को बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं। प्रतिमा जी ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, अब इन्होंने जो बदलाव कर दिया, वो स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे? राज्यों के अलग अलग भी शिक्षा बोर्ड है कि नहीं? तो आप एक नीति नहीं बनाओगे जब तक कैसे करोगे? और हमारा तो हमेशा ये पक्ष रहा है कि रिसर्च की, जैसे रिसर्च हो उसमें बड़े बड़े विद्वान उसमें रिसर्च करें, उसके बाद कोई सिफारिश हो, ऐसी चीज आप सोचोगे कि भाई हम ये जो बदलाव कर रहे हैं, मान लीजिए बाबरी मस्जिद नहीं, नाम तो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जो इसको प्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो सिंबॉलिक हिंदुइज्म का, उससे बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी स्टेट बोर्ड्स क्या पढ़ाएंगे? दक्षिण भारत के स्टेट क्या पढ़ाएंगे? जहां बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है वो अपनी किताबें क्या पढ़ाएंगे? तो आप फिर तो आप मतलब एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी तो होता है ना, जिसके तहत ये सारे बदलाव टाइम टू टाइम उन्हीं इतिहासकारों से चर्चा के आधार पर होते हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अब सबको पता है कि मुगल आए थे बाहर से, औरंगजेब क्रूअल था, ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं तो कहां से दोनों प्रोफेसर भी डिस्कशन करेंगे? इनको नहीं पता होता इतिहास के बारे में। तो इतिहास तो था ही जब ये प्रोफेसर बने, जब ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्टेट बोर्ड्स में जब एक रूपता नहीं होगी, एनसीईआरटी ने कर दिया, कई किताब एनसीईआरटी के अलावा भी बाहर की पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं स्कूल में, मैंने ही पढ़ी है, एनसीईआरटी में थोड़ा लिमिटेड स्कोप होता था, तो बाहर से रेफरेंस बुक्स लाके पढ़ते थे, तो बच्चे वो पढ़ेंगे तो उसमें क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीजें तो मैं बता रहा हूँ, ये चीजों को डिस्कशन करके फिर ढंग से लागू करना चाहिए। आप खाली एक अपना सिंबोलिज्म दिखाना चाहते हो इन चीजों का, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब स्टेट बोर्ड्स में आप क्या करोगे? स्टेट बोर्ड्स को चिट्ठी लिख दी क्या आपने कि भाई एनसीईआरटी के अनुसार ही आप किताबें छापें? और जो भी अवस्थी जी ने एक प्रश्न उठाया, किसी राइटर ने भगत सिंह जी के लिए आतंकवादी लिख दिया, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं? 10 साल से इनकी सरकार की है, कोई भी सरकार है, क्यों एक्शन नहीं लेते? तो ये इतनी भी स्वतंत्रता लिमिट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए कुछ भी लिखते। तो ये सब चीजें तो मापदंड सरकारें तय करेंगी ना। तो हम तो इसी पक्ष में है, कोई भी बदलाव करो आप उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था से डिस्कशन करिए और उसमें बदलाव करिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो प्रोफेसर दिनेश सर, आप इस बात को भी फिर कैसे रूल आउट करेंगे, जो बात अभी थोड़ी देर प्रतिमा ने भी पहले कही कि आपको तो उस लिहाज से तथ्य किताबों में रखने होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इन किताबों के अलावा वो तथ्य कहीं ना कहीं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल नहीं है या किसी सर्च इंजन पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या इनके जरिए भी गुमराह कर दिया जाएगा, या फैक्ट्स ही सिर्फ आपको लगता है कि अपने अपने लेवल पर तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर?
नहीं, कभी भी इतिहास को भारतीय आज़ादी के बाद एनसीईआरटी की किताबों, बाकी सारी किताबों को मैं नहीं कहता हूँ, अभी भी बहुत सारी किताबें बाजार में ऐसी हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक जिनका सांप्रदायिक नजरिए से इतिहास लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी के सिलेबस में कभी भी बिना फैक्ट्स के तरीकों से इतिहास को नहीं लिखा गया। बाकायदा उसमें कई जगह पे आप पढ़िए ध्यान से, कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन में कई जगह क्रिटिसिज्म भी कराया गया है, उसको बाकायदा पढ़ाया भी जाता रहा है स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में। ये जो बीजेपी और मिस्टर सकलानी डायरेक्टर जो कह रहे हैं आरएसएस के लोग, इनको ये समझना होगा कि देश का इतिहास संयुक्त इतिहास है, कंपोजिट इतिहास है, सिर्फ हिंदुओं का इतिहास नहीं है। भारत में जब आप हिंदू धर्म के आगमन की भी बात करते हैं तब भी बहुसंख्यक जनता गैर हिंदू थी देश में, तब भी हिंदू धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहने वाली बात है, ये सिर्फ नैरेटिव पैदा करते हैं, चुनावों में वोट की राजनीति और देश की जनता के बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, उस जहर को घोलना रोकना होगा। जी अब मैं बोल लूं? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश जी तो नहीं समझेंगे कभी। आज जिन इतिहासकारों की बात कर रही है और इतिहास को बदलने की बात की जा रही है, सन 1969 के पश्चात जब नूरुल हसन शिक्षा मंत्री बने, उसके पश्चात जो एनसीईआरटी की किताबों में थी उनमें कितना बदलाव किया गया। जदुनाथ सरकार इतिहासकार नहीं रह गए, आरसी मजूमदार इतिहासकार नहीं रह गए, पणिक्कर साहब इतिहासकार नहीं रह गए, जो उससे पहले थे, उससे पहले उन्हीं इतिहासकारों की बात होती है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के मसीही आलमगीरी जो लिखा है वो इतिहास ही है, तथ्यों के आधार पर है, अभिलेखों के आधार पर है, अवशेषों के आधार पर है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। सर उन्होंने तो सीधा एक लास्ट लाइन में बात करी ना कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश। 10 सेकंड और ले लूं मैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस शब्दावली का उपयोग किया गया कि दरवाजे, ये एक विवादित ढांचा था जिसमें 3 गुंबद थे, ये सुप्रीम कोर्ट की शब्दावली में है, वही शब्दावली यहाँ उठाई गई है। नहीं अवस्थी सर, मुझे लगता है सवाल यहाँ पर इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाएं और बाकी चीजें जो है वो ना पढ़ाया जाए। जो कहा जाता है ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, शायद इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आपको लगता है सूटेबल है वो पढ़ाया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। हिस्ट्री में जो भी था, इतिहास में जैसा भी था, जितना भी दर्द था, दुख था, पढ़ाने की जरूरत है ना सर। पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मारा गया, ये पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों छुपा लिया गया? ये क्यों छुपा लिया गया? 10 लाख हिंदुओं को जो मारा गया, ये किंवदंती है, ये नैरेटिव है इनका, कभी नहीं मारा गया। ये हमारा नैरेटिव हो गया। क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पे? ये सिर्फ क्या हुआ था? किंवदंतियों के आधार पे कहते हैं, ये सब डेमोगोगी करते हैं, डेमोगोगी है ये इनकी। अरे वो पीढ़ियां अभी तक जिंदा रही हैं, इन्होंने देखा है, नहीं चलता है, चाहे वो कभी भी लाहौर और रावलपिंडी की तरफ से आई हो, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से आई हो, कभी भी 10 लाख लोग नहीं मरे। अरे वाह, कभी भी नहीं मरे। और एक बात आपको और ऐतिहासिक ये अखंड ऐतिहासिक तथ्य है, आपकी सरकारी पब्लिकेशन डिवीजन की किताबों में लिखा हुआ है। अपनी रेशवस्ती इतिहास को तोड़ मरोड़ के पब्लिकेशन डिवीजन की किताबों में लिखा हुआ है। जो लोग विस्थापित हुए, गाड़ियां भर के आई थी यहाँ पर, कितनी रिफ्यूजी कॉलोनी बसाई गई थी। दिल्ली की रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं मैं आपको, रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम बता दूं, क्या लेके आए थे वहां से वो? धोखा दिया, नहीं दिया, धोखा दिया। नहीं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1945 में, 46 में जो भी कुछ हुआ, स्वाधीनता आंदोलन के समय कुछ हुआ, 1965 में क्या हुआ, 1962 में चीन की लड़ाई के समय में कम्युनिस्ट पार्टी का रोल क्या था, ये सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के नाम पर चुनावों के दौरान क्या हिंसा होती रही, जो बुद्धदेव दासगुप्ता ने खुद विधानसभा में स्वीकार किया कि 25,000 राजनीतिक हत्याएं हुई है यहाँ पर। हिंदू धर्म के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए किस तरीके से पश्चिम, जहाँ जहाँ वाम सरकार रही वहाँ का राजनीतिक इतिहास जो है रंग रंजित है। आप ही समाज को बराबरी में पढ़ाया जाना चाहिए। सर अब बाकी मुद्दों पर नहीं, दोनों को वक्त दिया, आराम से बात भी सुनी, लेकिन पुरोहित सर, भैया हिंदू धर्म में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया नहीं आया, कहोगे इसको मत पढ़ाओ,
कह दो किसी धर्म के बारे में मैं नहीं बोलता। नहीं सर प्लीज थोड़ा प्रिसाइज रहिए, वक्त की भी कमी है, थोड़ा प्रिसाइज रहिए। एक फाइनल कमेंट पुरोहित सर आपसे लेना चाहूंगी इसको लेकर, क्योंकि औरंगजेब का विरोध करना जो है इस्लाम का विरोध है। आप इसलिए हिंदू धर्म का विरोध करने लगते हैं। मैं इस्लाम का विरोध नहीं कर रहा। अवस्थी सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज, अब आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों का प्लीज आप दोनों रुक जाइए। ये गलत बात है। नहीं वरुण जी को कुछ कह लेने दीजिए प्लीज। मैं तभी कह रही हूँ सर कि हमें थोड़ा प्रिसाइज हो जाना चाहिए और टॉपिक पे रहते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों इतिहास को जानते हैं और उसी इतिहास से मुद्दे को भी प्लीज डिरेल ना करें इस वक्त। बच्चे क्या सीखेंगे आप दोनों से? अवस्थी सर, दिनेश सर प्लीज। पढ़ो बच्चे आप लोगों को क्या सीखेंगे आप बताइए मुझे। पढ़ो, मेहनत करो, क्या सीखेंगे बच्चे? पहले पढ़ो आप। पुरोहित सर कहिए। अब आप दोनों वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ अभी तक जिस देश में हिंदू धर्म और ऐसी बातें करते हैं, मैं तो हमेशा इस बात का वो समर्थक रहा हूँ कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते हो भाई? खाली तीन साल पढ़ा के फॉर्मेलिटी करके संस्कृत करते तो फिर कहते हो हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ेगा कैसे बच्चे? और फिर आप बच्चों को कंफ्यूज जा रहे हो, हर चीज में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। मैंने वही तो कहा, स्टेट बोर्ड नेशनल बोर्ड। अभी आपने जो भारतवर्ष प्रयोग किया शब्द का चैनल में, तो भारतवर्ष हम पढ़ते आए जब भी तो प्रयोग किया ना। अगर भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ ही नहीं होता कहीं तो कैसे प्रयोग करते? तो ये संस्कृत को लागू नहीं करना चाहते पहले से 12वीं तक। मैं बता रहा हूँ आप इनको, इसीलिए सिंबोलिज्म की बात की मैंने। और शास्त्रों को ये सिर्फ पॉलिटिकल करना चाहते हैं। शास्त्रों के जो हिस्से हैं वो क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते भाई? बस वो वैदिक संस्कृति अलग हो गई, वैदिक स्कूल अलग हो गए, संस्कृत स्कूल अलग हो गए, तो फिर किस बात की एक रूपता है शिक्षा में? तो अगर आप वो नहीं पढ़ा रहे हो ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए 12वीं क्लास का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सियासत का नया सेंटर बन गया, और इसको लेकर क्या राय हमारे एक्सपर्ट्स की थी आप सभी ने सुनी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर विपक्षी दल घेर रहे हैं ये कहते हुए कि भगवाकरण को करने की कोशिश एनसीईआरटी के सिलेबस की जा रही है।